जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एडुटेरिया का ऑफलाइन सीरीज चलाया गया था, टेस्ट सीरीज 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाया गया था। दोस्तों, जून सीरीज के नाम से था और यह टेस्ट नंबर 7 है। और इस टेस्ट में इंडियन पॉलिटी का प्रश्न दिए हुए हैं। दोस्तों, इसमें 150 प्रश्न है। इसमें से 120 प्रश्न इंडियन पॉलिटी से हैं और 30 प्रश्न करंट अफेयर्स दिए गए हैं। ये सेट इसी तरह और भी चैप्टर का और भी बुक का, जैसे हिस्ट्री का, मध्यकालीन हिस्ट्री का मैं टेस्ट करवा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, सभी में 120 प्रश्न जीके से हैं और सेक्शन वाइज पूरी हिस्ट्री हो, प्राचीन हिस्ट्री है तो पूरी प्राचीन हिस्ट्री का 120 प्रश्न उसमें डाले गए हैं और उसमें 30 प्रश्न करेंट दिया गया है। प्राचीन हिस्ट्री का 2 वीडियो है तो 2 वीडियो होगा, दो टेस्ट होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का 3 टेस्ट था दोस्तों। तो इस तरह से मैं ला रहा हूँ और कुल मिलाकर मैं 7वां वीडियो लाया हूँ। 7वां टेस्ट है और प्रत्येक टेस्ट में मैं 2-2 वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, 75% प्रश्न करके। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी दोस्तों। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना भी भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको बेहतर से बेहतर मैं वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए मैं आगे की ओर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि साधारण विधेयक सांविधिक पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में 5 चरणों से गुजरता है। किस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है? किस चरण में जानने के लिए सार्वजनिक किया जाना जा सकता है? तो किस पाठन में किया जा सकता है? तो द्वितीय पाठन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है एक सदन में पारित होने के उपरांत विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है तो इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न में से कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं है? देखिए, दूसरे सदन क्या कर सकता है? यदि एक सदन से पारित हो दूसरे सदन में जाता है तो यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। यह कर सकता है दूसरे सदन। यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेजा सकता है, ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकता है। या विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, तो ये भी सही है, द्वितीय सदन। और डी में कहा जा रहा है यह विधेयक में संशोधन का सुझाव देकर इसे प्रथम सदन को वापस भेज सकता है, ये कथन गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। 79 में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। धन विधेयक के बारे में दिया गया कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति चुनौती नहीं दे सकती है। बिल्कुल सही है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो सबका सब कथन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न दिया कथन है और कारण है। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। सभी धन विधेयक है जो वित्त विधेयक है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक है, केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख 110 में किया गया था। तो ये कथन कर्म का सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, यदि इसमें देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो इसमें देखें हम, दिया गया है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत आता है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के 1 के तहत आता है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के 3, दो तरह के वित्त विधेयक होते हैं। अनुच्छेद 117 के 1 में और एक अनुच्छेद 117 के 3 में दिया गया है। और कहा जाता है ना कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल ये वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 81 नंबर प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 81 में क्या दिया गया है? 81 में दिया गया है 81 नंबर प्रश्न में संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है।
किस अनुच्छेद में इसका विवरण मिलता है? संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यह अनुच्छेद 112 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संविधान में बजट को क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 82 नंबर प्रश्न की ओर। 82 नंबर प्रश्न में दिया गया है, रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे देखें, रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। इसमें दिया गया है कि रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल कथन सत्य है। और रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, एक वर्ष समिति 1921 की सिफारिश पर 1924 में पृथक किया गया था। एक वर्ष समिति लाया गया था 1921 में, और 1924 के कथन से क्या किया गया था? तो इसे पारित किया गया था, इसे पृथक कर दिया गया था। रेलवे बजट को आम बजट से हटा दिया गया था। ठीक है। उसी तरह दूसरा कथन है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है, यह पृथककरण 1921 में प्रभावी हुआ। नहीं, 1921 का नहीं प्रभावी, 1924 में प्रभावी हुआ था। प्रभावी कब हुआ था? 1924 में। कथन दो गलत है। तीसरा है, 2018 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित कर दिया। फिर 2018 में केंद्रीय बजट में समाहित कर दिया भारत सरकार ने, तो ये गलत है। 2018 में नहीं, 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय किया। 83 नंबर प्रश्न को चलते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है यदि दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को वापस किए से ज्यादा समय हो जाए। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। दोनों सदनों को बैठक बुलाया जाता है दोनों सदनों के द्वारा बिना विधेयक पास किए हुए 6 माह तक हो जाए। कितना? 6 माह तक हो जाए, तब दोनों बैठकों को बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखिए, दोनों बैठकों को यानी संयुक्त बैठक कब कब बुलाया जा सकता है? यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, तब विधेयक को पास करने संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। यदि संसद विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो, तब बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन। या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो जाए, यानी दूसरे सदन में विधेयक गया वो 6 महीने से ज्यादा अपने पास रख लिए हो, तो संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तो 3 पॉइंट है संयुक्त बैठक बुलाने का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट में दिया गया है 84 नंबर प्रश्न की ओर। बजट में संसद में 6 चरणों से गुजरता है। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। निम्नलिखित चरणों को कूटों की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? बजट की प्रस्तुतिकरण होती है। ठीक है। उसके बाद आम बहस होता है। पहला ये होगा आम, पहले बजट की प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस होती है। ठीक है। उसके बाद आपको विभागीय समितियां, उसके बाद विभागीय समितियां के बाद क्या होता है? आपको अनुदान की मांग का मतदान होता है। उसके बाद आपको विनियोग विधेयक पारित होता है। ठीक है। और उसके बाद वित्त विधेयक पारित होता है। तो मैच करेंगे दोस्तों, तो कैसे मैच होगा? यदि हम मैच करें तो क्या होगा? 1 3 4 2 6 5, 1 3 4 2 6 5। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में दे रहा है कि भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भारत के संचित निधि का संबंध यदि हम देखें तो अनुच्छेद किससे है? अनुच्छेद 266 से भारत में संचित निधि से संबंध है। किससे संबंध है? 266 से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 85 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है भारत के संचित निधि का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 266 से। अनुच्छेद 266 से भारत के संचित निधि का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखिए, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है, जबकि भारत का लोक लेखा समिति के द्वारा जो दिया जाता है वो अनुच्छेद 266 के तहत। भारत की आकस्मिक नीति यदि हम देखें तो अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक नीति होता है। आकस्मिक नीति अनुच्छेद 267 के तहत। देखिए 256 देखें तो राज्यों और संघ की बाध्यता होती है। अनुच्छेद 256 के तहत, 256 के तहत राज्यों और संघ की बाध्यता होती है। और 265 के तहत विधि के प्राधिकार के बिना करो या अधिरोपण न किए जाना। तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कूट दिया हुआ है दोस्तों, भारत की संचित निधि के में निम्नलिखित क्या सम्मिलित है? तो भारत की संचित निधि में क्या सम्मिलित है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि इसको देखें हम, भारत की संचित निधि में जो क्या सम्मिलित है, तो भारत की संचित निधि में कुछ कथन दिए हुए हैं। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व देखने का कार्य करता है भारत का संचित निधि, बिल्कुल सही है।
ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण, ये भी संचित निधि से ही लिया जाता है। और ऋण को पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्ति धनराशि, ये भी सही होगा। भविष्य निधि ये गलत होगा, और बचत ये दोनों गलत है। संचित निधि से ये तीनों ही लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 87 नंबर प्रश्न की ओर। 87 में देखें तो 87 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के विभाग से संबंधित संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभाग से संबंधित है, तो प्रत्येक विभाग से संबंधित प्रत्येक विभाग से संबंधित जो समिति में सदस्यों की संख्या बराबर होती है। तो प्रत्येक विभाग से संबंधित समिति के सदस्यों की संख्या बराबर होती है। क्या है कथन सत्य है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और यह समिति का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो यह भी कथन सत्य है दोस्तों। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो एक ना तो दो, दोनों कथन सत्य है। ठीक है। प्रत्येक विभाग से संबंधित समितियों में 31 सदस्य होते हैं, ठीक, और 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं हम लोग 88 नंबर प्रश्न की ओर। 88 में दिया गया है कि संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना के अधिनियम 1971-61 में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की जो अध्यक्षता की थी H.N. सन्याल ने किया था। H.N. सन्याल ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और 1961 में सरकार ने अदालतों की अवमानना से संबंधित कानून की जांच के लिए भारत के तत्कालीन अतिरिक्त अधिवक्ता महाधिवक्ता H.N. सन्याल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी। और रिपोर्ट कब हुआ था पेश? तो 1963 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 89 नंबर प्रश्न में। 89 में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 105 के में संसदीय विशेषाधिकार संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार संबंधित प्रावधान है। उपरोक्त जो कथन है उसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बता रखिए। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 104 में संसदीय विशेषाधिकार संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है। संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही चलाने के 40 दिन पूर्व बंद होने और 40 दिन बाद तक किसी भी प्रकार की नागरिक तथा आपराधिक मामलों में बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये गलत बात है दोस्तों, ये गलत है। बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता लिखा है। और जो नहीं बनाया तो केवल किसमें? नागरिक मुकदमों में केवल उपलब्ध है ऐसा, जबकि इसमें आपराधिक मामलों में जो है, आपराधिक मामलों में प्रतिबंधित निषेध मामलों में ये नहीं लागू होता है। तो ये कथन गलत है। संविधान ने भारत के महान्यवादी को भी संसदीय अधिकार दिए हैं, तो ये सत्य है। और संसदीय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछ रहा है कितने उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है? तो कितने कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से केवल 3 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 93 नंबर 90 नंबर प्रश्न की ओर। 90 में है 89 हो गया। 90 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। उपरोक्त अनुबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह जो दिया हुआ है अनुच्छेद 67 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 67 से संबंधित है यह अनुबंध। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अनुच्छेद 66 देखें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में दिया हुआ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 68 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ये दिया हुआ। ठीक है। अनुच्छेद 67 देखें। अनुच्छेद 69 देखें तो अनुच्छेद 69 में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। तो इस प्रकार से ध्यान देखें आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिकी में हुआ है। न्यायिक समीक्षा है जो कहाँ हुआ, इसका उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करें, तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा न तो कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। तो ये कथन भी सत्य है दोस्तों, दोनों कथन सत्य है। तो हमसे पूरा असत्य कथन कौन है? ना तो एक है ना ही दो, दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की ओर। 92 में दिया गया है, हम लोग देखेंगे 92 में। 92 प्रश्न क्या है? इसमें दिया है कुट दिया है। ठीक है। निम्न में से
किन वाद और मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का जो उपयोग किया गया है किससे, तो देखिए, तो गोलकनाथ मामला से, गोलकनाथ मामला कब लाया था, तो गोलकनाथ मामला है जो आपको, गोलकनाथ मामला आपको 1967 में आया था दोस्तों। ये 1967 में आया था गोलकनाथ मामला। कब, 1967 में। बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1970 में। 1970 के दशक में ही बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। प्रिवी पर्स उन्मूलन मामला, प्रिवी पर्स उन्मूलन मामला भी 1970 में ही है, ये भी 1970 में है। ठीक है। और प्रिवी पर्स, उसके बाद केशवानंद भारती मामला जो है आपको 1980 में है, केशवानंद भारती मामला 1980 में। और उसके बाद केशवानंद भारती मामला 1980 में है। और मिनर्वा मिल्स मामला है जो आपको 1973 में आया था। मिनर्वा मिल 1980 में हुआ था और केशवानंद 1973 में हुआ था दोस्तों। केशवानंद भारती 1973 में और मिनर्वा मिल्स 1980 में। 1980 में मिनर्वा मिल्स। ठीक है। केशवानंद क्या था 1973 में और मिनर्वा मिल्स 1980 में। तो हमको सजाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक दिया हुआ 1 2 3 4 5, सबका सब सही आंसर है। तो हम यदि इसमें देखें तो मेरा आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 93 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करती है। यदि हम इसे देखें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करती है कौन से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, तो कौन से शक्ति प्रदान करती है। यदि देखें हम इसमें दोस्तों न्यायिक समीक्षा के बारे में, तो न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 134 का ए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 372 सभी का सभी है न्यायिक समीक्षा संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न है आपको 94 नंबर प्रश्न में, 94 नंबर प्रश्न दिया गया, अनुच्छेद 31 बी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जो अनुच्छेद 31 बी है, जो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, अनुच्छेद 31 बी आपको पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 31 बी कब है, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है और 1951 में जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया हुआ है, इस कथन में क्या है कि मूल रूप से में 1951 में नवी अनुसूची में केवल 3 अधिनियम एवं विनियम थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 282 है। वर्तमान में कितना है, 282। यदि हम इसे देखें तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। तो न्यायिक समीक्षा का जो विषय है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, सीमित है। तो कथन 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन देखें, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो ये है दिया हुआ आगे की ओर। आगे क्या है, तो कथन है इसमें न्यायालय की किसी न्यायाधीश के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो इसमें दिया गया है कि कथनों पर विचार करना है। तो ये कथन गलत है। ठीक है। 2 वाला न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया से के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये कथन सत्य है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार स्पीकर या चेयरमैन के निष्कासन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये भी कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, इसमें दिखा है कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संविधान में प्रधानमंत्री के चयन एवं नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, कोई भी विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दिया गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, नहीं दिया गया। अनुच्छेद 75 में कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये भी कथन सही है। हमसे पूछा कौन सा कथन गलत है, ना तो 1 गलत है ना ही 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो दोनों का दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 98 नंबर प्रश्न की ओर। 98 में दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो हम लोग मिलान करेंगे कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब हुआ था, कब नियुक्त हुए थे। यदि हम इसे मैच करेंगे दोस्तों तो देखते हैं इसमें दिया गया है चौधरी चरण सिंह कब प्रधानमंत्री बने थे। तो चरण सिंह 79 में, कब 79 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया गया था। कब, 79 में। बीपीसी को 1989 में
1989 में बीपीसी को प्रधानमंत्री चुना गया था, चंद्रशेखर को 1990 में, और पीवी नरसिम्हा राव को 1991 में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो हम जल्दी देख चले तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाने वाली शपथ के समान नहीं है। ठीक है, तो ली जाने वाली शपथ के समान नहीं है, ये रहा। उसके बाद 2 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये कथन सही है, ये कथन सही है। प्रधानमंत्री के पद के लिए गोपनीयता शपथ के स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाने वाली शपथ के समान होती है, नहीं होती है तो ये गलत है, जबकि होती है समान होती है। तो कौन सा कथन आ सकता है, तो केवल एक कथन आ सकता है, बाकी दोनों कथन सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 19 से 100 नंबर प्रश्न को। इसमें दिया गया तारकुंडे समिति कब गठित हुआ था। तारकुंडे समिति है जो वर्ष 1974 में गठित हुआ था दोस्तों, तारकुंडे समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और किसके लिए हुआ था, चुनाव में सुधार करने के लिए तारकुंडे समिति का गठन किया गया था 1974 में। वर्ष 1974 में तारकुंडे समिति का गठन किया गया था 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 101 की ओर देखें। 101 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया क्या है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया है क्या, देखिए दोस्तों, यदि आप लोग भारतीय इतिहास या भारतीय संविधान चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी, ठीक है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर पूरी संविधान का चैप्टर वाइज वीडियो उपलब्ध है, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। आप लोग जाएं और उसका लाभ उठाएं दोस्तों। और यदि आप लोगों को हिस्ट्री का भी पूरा उपलब्ध है, जरूर से जरूर जाकर देखें दोस्तों, ठीक है। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं 101 नंबर प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया क्या है। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो सही प्रक्रिया है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 102 की ओर देखें। 102 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के रूप में निम्नलिखित कथन क्या है, तो इसमें है संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। देखिए कौन सा कथन सकते हैं, तो कथन क्या है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों के दोनों शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ये गलत है, ये गलत है। तो हम समझे कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग 103 नंबर प्रश्न की ओर। 103 नंबर प्रश्न को देखें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में किसका अधिकार अंतिम है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो ये होगा आदेश वो अंतिम होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 104 की ओर। 104 में दिया गया है, क्या दिया गया है 104 में है उपराष्ट्रपति और उनके चुनाव के बारे में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। तो क्या क्या दिया गया है उसको विचार करेंगे हम लोग। उपराष्ट्रपति और उनके चुनाव में उनके चुनाव वर्ष के बारे में निम्नलिखित युग्म पर क्या है, तो के आर नारायणन है जो 2000 में आए थे, क्या कथन सत्य है। तो के आर नारायण 2002 में आए थे, ये कथन गलत है। के आर नारायण का जो कार्यकाल था 1992 में था। 1992 में के आर नारायण आए थे, 1992 में के आर नारायणन, ठीक है। वेंकैया नायडू 1922 में आए थे, वेंकैया नायडू 2002 में आए दोस्तों। 2017 में वेंकैया नायडू और धनखड़ जी हैं 1922 में, धनखड़ जी 1922 में। और कृष्णकांत हैं, देखिए कृष्णकांत का क्या है, तो कृष्णकांत जो थे वो 1997 में आए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, फिर से देख लेंगे। के आर नारायणन कब आए थे, 1992 में। के आर नारायणन 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे, ठीक है, 1992 में, ठीक। और वेंकैया नायडू थे जो आपको 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। और जगदीप धनखड़ 22 में हुए थे। और कृष्णकांत
जो थे 1992 में नहीं 1997 में कृष्णकांत। तो हमसे पूछा है इसमें से कितने युग्म सही सम्मिलित है, और केवल और केवल 2 युग्म सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 2 युग्म सही सम्मिलित है। बी और सी दोनों है सही, बाकी ए और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में ध्यान देंगे तो इसमें दिया गया है, क्या 105 के क्वेश्चन में 105 में निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं जीत सके हैं। कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं जीत सके हैं? तो यह है GS पाठक। GS पाठक इसमें से है जो निर्विरोध नहीं जीत सके हैं। ठीक, और GS पाठक 1969 में निर्विरोध नहीं जीते थे, और ये सभी हैं हिदायतुल्लाह, S राधाकृष्णन और शंकर दयाल शर्मा, ये सभी निर्विरोध जीत चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुछ उपराष्ट्रपति के हम लोग लिस्ट देख लेंगे दोस्तों जो आज तक उपराष्ट्रपति बने हैं चुनाव से। सबसे पहले देख लीजिए, आपको हम दिखाते हैं 1952 से 1962 तक, 1962 57 तक के राधाकृष्णन थे, उनका कार्यकाल 1962 तक चला था। और जाकिर हुसैन फिर बने, बीबी गिरी बने, और JS पाठक बने, BD जत्तिक बने, M हिदायतुल्लाह, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत, BS शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार ये भी बने थे, और बंकिया नायडू और जगदीश धनखड़। ठीक है दोस्तों, मैंने ये आपको दिखा दिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार। वह राष्ट्रपति के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति, क्या कथन सही है? तो बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वह राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, कार्य करते हैं, और पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कथन एक केवल सत्य है। हमसे पूछा कितने कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है, और कथन फर्स्ट ही सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। 1 और 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 और 3 दोनों कथन गलत है दोस्तों, दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सूची 1 सूची 2 को हम जाना है दोस्तों, मिलान करना है। चलिए हम लोग मैचिंग करने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 63 में क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में दिया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, या भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अनुच्छेद 63 में दिया गया है, ठीक, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, और 1966 में और 66 में तो उपराष्ट्रपति के देखिए 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो 63 में अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव का पद 66 में है। 66 में उपराष्ट्रपति के देखिए 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद, 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव का पद, और 69 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, और 67 में उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। तो इस तरह मैचिंग करेंगे 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है 108 में राष्ट्रपति के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन होता है और अपने पूर्ववर्ती के समाप्त न हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। तो ऐसे इसमें क्या आंसर होगा सही? तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि फिर से इसको पढ़िए, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन होता है और अपने पूर्ववर्ती के समाप्त न हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। नहीं, ये गलत है। 4 महीने के अंदर राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा, ये गलत कथन है। ठीक है, फिर कह रहा है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्य सभा के सभापति को दे वेतन या भत्ते का भी हकदार होता है। तो ये भी गलती है, ये भी गलत है। और आगे क्यों चलते हैं, उपराष्ट्रपति अपनी पद वर्ष के कार्यकाल में कथन पर बना रहता है, वर्ष के कार्यकाल तक बना रहता है 3 का। तो ये कथन सत्य है दोस्तों, ये कथन सत्य है। 5 वर्ष तक केवल डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था, ये गलत है। केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, हामिद अंसारी को भी चुना गया है, तो ये भी कथन गलत है। तो हमसे पूछा कितने कथन गलत है? 3 कथन गलत है, बाकी तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 3 कथन गलत है और 2 कथन केवल 3। नेक्स्ट को चलते हैं 108 की ओर, 108 की 9 की ओर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखें अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के स्थिति से संबंधित है। क्या कथन सत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल, दायित्व, योगदान
शपथ तथा वेतन एवं भत्ते संबंधित है, तो ये कथन गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है मंत्रिपरिषद की संख्या बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। तो यह कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि 10% नहीं 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 2005 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो यह भी कथन गलत है। 2005 में 2003 में 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और 10% नहीं 15% होना चाहिए। तो दोनों कथन गलत है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि इसमें देखें तो हम लोग इसमें आएंगे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो पद पर रहते हुए मरने वाले जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था, तो वो कृष्णकांत थे। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति बने थे। और जबकि दो और राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मरे थे, एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरा कौन था, और फखरुद्दीन अली अहमद। ये दोनों का पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 112 में उस स्थिति का विचार करें जब राष्ट्रपति की इस्तीफे और महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाता है। 3 महीने नहीं 6 महीने के लिए। तो यह कथन गलत है। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का भी पालन करता है। तो ये भी कथन गलत है। कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन गलत है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था और भारत सरकार ने 1935 के द्वारा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में 14 नंबर प्रश्न 14 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कथन पर विचार करें। ठीक है, हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में क्या कथन दिया गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश है। तो ये जो गलत है, वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के 33 न्यायाधीश है, 33 न्यायाधीश की बात जो कही गई है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, 33 + 1 34 होगा। तो ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। 33 नहीं 34 है। 34 न्यायाधीश है। मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश में 34 न्यायाधीश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सर्वोच्च न्यायाधीश की संख्या कितना 33 है, इस कथन सत्य है। तो हमसे कहा कितने कथन सत्य हैं, तो केवल एक कथन सत्य है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है अनुच्छेद 200 अनुच्छेद भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक का वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय का, भाग 5 में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया है। संघीय न्यायालय का स्थान कहाँ लिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय 1919 में भारत सरकार के लिए संघीय न्यायालय का प्रावधान लिया है। तो ये कथन सत्य है, तो नहीं, ये कथन असत्य है। और फिर दूसरा कथन सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उसके पूर्ववर्ती से अधिक होता है। तो ये कथन सत्य है। तो केवल दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित युगों पर विचार करें। ठीक है, प्रथम न्यायाधीशों का मामला। तो प्रथम न्यायाधीशों का मामला कब लाया था, कौन सा युग में सम्मिलित है, गलत सम्मिलित है, उसको हमको दिख रहा है। तो देखिए, प्रथम न्यायाधीशों का मामला 1981 में लाया था, ना कि 1982 में। कब लाया था, 1981 में। तो ये कथन गलत हो गया। दूसरे न्यायाधीश का मामला 1993 में लाया था, ये सही है। और तीसरे न्यायाधीश का मामला 1998 में लाया था। और
कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। केवल केवल 3 सही है, बाकी हमसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो केवल और केवल 3 कथन गलत है, तो ये कथन गलत है। और द्वितीय वाचन 93 में सही है। तृतीय न्यायाधीश का मामला 1999 में नहीं आया था। तृतीय न्यायाधीश का मामला 1998 में आया था। और चतुर्थ न्यायाधीश का मामला 2015 में आया था, 2014 में। 3 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 117वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2014 का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? सहकारी समिति से संबंधित है। तो देखिए 2017 में जो दिया गया 99वां संविधान संशोधन, तो सहकारी समिति संबंधित, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सहकारी समिति से संबंधित नहीं है 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम प्रणाली को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, दूसरा कहता है 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक और शून्य घोषित किया है, तो इसे संवैधानिक और शून्य घोषित किया, ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन असत्य, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। आगे तो चलते हैं। आगे नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों 180 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करें। तो निम्नलिखित योग्यताओं पर क्या है देखें, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय में बनना है तो निश्चित है कि आपको भारत का न्यायाधीश, भारत का नागरिक होना ही होगा। तो ये कथन सही है। उन्हें 10 वर्षों के तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना होगा, तो ये कथन गलत है दोस्तों। 10 वर्षों तक नहीं, किसी उच्च न्यायालय को न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कितना 5 वर्ष होना चाहिए, और उसके 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, नहीं 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। तो 2 और 3 कथन गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, 2 और 3 असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 119 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो क्या है, निर्धारित किया गया है, ये कथन गलत है, नहीं निर्धारित किया गया है। ठीक है, वह प्रसाद पर्यंत रहता है, वह 63 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। 63 वर्ष की आयु पर पद पर बने रहते हैं, ये भी कथन गलत है दोस्तों। 63 वर्ष की आयु पर नहीं, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक, 62 या 65 होता है, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक, और 65 वर्ष की आयु तक वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद को अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें सही होगा 19 का? वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद को इस्तीफा दे सकता है, बिल्कुल सही है। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो केवल 2 कथन सत्य है। ठीक है, तो 3 और 4 सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 120 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कथन ही मिलेंगे दोस्तों। तो संसदीय प्रणाली के रूप में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, नहीं प्रधानमंत्री नहीं होता है प्रमुख। ठीक है, ये गलत है। और इसमें है राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्रपति है जो सरकार का मुखिया होता है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति न्यायिक, तो ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति सरकार के मुखिया होता है, ये कथन क्या है, तो सत्य है, असत्य है। ठीक, और राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी पदाधिकारी होता है, सही है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, बाकी जो 1 और 2 है गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 121 की ओर। तो यदि हम इसको देखें तो इसमें दिया है दिक्कत पर विचार करें। तो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित में भारत कितना 5वें स्थान पर है? तो नहीं, ये कथन गलत है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4थे स्थान तथा ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल केवल दूसरा कथन सत्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में जांच जॉब फॉर रेजिलिएशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा, कब प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं हम लोग। ये कथन हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी, ये कथन असत्य है। और हेपेटाइटिस बी की को दवा से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन होगा?
तो ऑप्शन नंबर सभी का सभी कथन क्या है, असत्य है। इसमें सभी का सभी कथन असत्य है, एक भी, दो भी, तीन भी, सबका सब कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर होगा। सभी का सभी कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 शब्द है, तो किसे समझते हैं स्कोर 2.0 चर्चा में जो है, तो इसे हम देखें तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण के कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 125 की ओर। 25 में है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न में 2024 में क्या है, तो यूनिकॉर्न में समझते हैं यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था, विश्व बैंक के द्वारा। तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया था, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा है, तो ये कथन सही है दोस्तों। ठीक है, ये कथन सही है। और फिर उसके आगे हम देखते हैं, तो इसमें दिया गया है कि मुंबई मुंबई यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि 10वां यूनिकॉर्न के स्थान पर 19वें स्थान पर। तो ठीक है दोस्तों, ये कथन गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो कथन 1 और 3 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यदि हम देखें 126 की ओर, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 में क्या है, यह रिपोर्ट एंटरटेनमेंट एवं इनोवेशन काउंसिल IEIC और विंजो द्वारा जारी किया जाता है। तो इंडिया गेमिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या ये दोनों कथन दिए सत्य है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद भारत में गेमिंग करने वाले आबादी का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है, तो ये भी कथन 40% हिस्सा महिलाओं का, तो ये भी कथन सत्य है। दोनों के दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 127 में, निम्न कथनों पर विचार करें। यदि हम देखें, इसमें दिया गया है विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तो ठीक है, इसमें जो पहला कथन है कह रहा है इसमें कितने कथन, पहला कथन सत्य है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, आगे है इसमें स्थान परिवर्तन की होती है। ठीक है, थर्ड है साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 7.005 अंक मिला है। साइबर अपराध में भारत को 7.0 अंक मिला, तो तीसरा भी कथन सही है। तो हमसे कौन सा कथन सही है, 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 128 में, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। सी डोम रक्षा प्रणाली है जो कहाँ विकसित किया है, किसने विकसित किया है, देखिए सी डोम रक्षा प्रणाली सफल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा किया गया है, तो सही है। और इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 128 से 29 में चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखेंगे हम कच्चा द्वीप थावो के बारे में क्या कथन दिया हुआ कच्चा द्वीप थावो में, यदि इसे देखें तो इसमें है यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि विस्तृत है। भारत और श्रीलंका की पाक जल में संबंधित है, क्या ये कथन सत्य है, तो यदि हम इसको देखें तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में प्रवाल भित्ति से हुआ है, तो ये कथन गलत है। ऐतिहासिक रूप से इस द्वीप का स्वामी श्रीलंका के रामानंद साम्राज्य के पास था, ये भी कथन गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन, तो ये देखते हैं हम लोग आगे। हमसे पूछा है क्या प्रश्न, पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है, बाकी 2 3 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको देखें। हाल ही में सरकार द्वारा चेन्नई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई हाल ही में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, ये गलत है, ट्राई नहीं किया। और हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5 रहने के अनुमान लगाया है, तो कथन 2 सही है, तो केवल बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 131 की ओर। 131 की ओर है चर्चा में रहे नेक्स्ट केयर 1990
केयर टी का संबंध क्या है? तो इसका संबंध है जो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अब सी हमारा सही आंसर है। कैंसर के लिए है तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, 131 से 132 की ओर। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया 32 में? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, 32 में निम्नलिखित कथनों पर विचार दिया हुआ है। तो आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास करता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल द्वारा किया गया, तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कितने कथन सत्य हैं, तो दोनों का दोनों कथन सत्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर 133 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो कठिया गेहूं है जो किस राज्य से संबंधित है? यह उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? इसमें है कि कथन पर विचार क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम देखते हैं इसको। इसमें दिया गया है कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। नहीं, गणगौर उत्सव है जो गुजरात में नहीं मनाया जाता दोस्तों। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है, ना कि आपको गुजरात में। तो ये कथन गलत है। ठीक है, परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है, तो ये भी कथन गलत है। और टीसैट 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये कथन सत्य है। यदि हम इसको देखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। केवल और केवल सी सही है। 134 से 135 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कथनों पर विचार करने के लिए। तो इसमें क्या क्या कथन है? चर्चा में रहे कुश का संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। तो कुश जो आया था, जो फिलहाल में आया था, वो चर्चा में है, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। क्या कथन सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। और बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है, तो बिल्कुल सही है। तो केवल दो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। 136 में देखें तो इसमें दिया गया है दोस्ती दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। दोस्ती 16 भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है दोस्तों। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। वर्ष 2012 मालदीव इस अभ्यास में शामिल होते हैं, ये भी कथन कर सकते हैं। तो हमसे पूछा कितने कथन असत्य है, तो दोनों के दोनों असत्य कथन है। नेक्स्ट पूछते हैं दोस्तों 137 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित बिहार के शरद विवेक सागर किस जिले से संबंधित है? बिहार के शरद विवेक सागर है जो सीवान से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें है साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 की उपलब्धियों के कवित्री ममता सागर को विश्व का साहित्य 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा है। तो प्रत्येक दिवस में क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन मनाए जाने की घोषणा है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से दोनों के दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों 138 से 139 की ओर। 139 की ओर यहाँ पर दिया है उपरोक्त कथनों पर विचार करें। तो इसमें है जुड़ित सुमिन व तुलुका। ठीक, तो इसमें कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, सही है। और श्रीनिवास पलिया विप्रो का सीईओ एमडी है। और राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त राकेश मोहन थे। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही सुमिलित है। तो यदि हम इसे देखें 39 का सब सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 140 की ओर। इसमें दिया गया भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यापारी को, तो इसका आंसर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो बिहार के कौन से व्यक्ति को भारतीय महिला टीम के रूप में कोच के रूप में? हरेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हरेंद्र सिंह को। 141 नंबर प्रश्न के चलते हैं। परमाणु घड़ियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। परमाणु घड़ियां हैं, उनके कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें ठीक है,
तो परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो परमाणु की विशिष्टता, अनुदान, आवृत्तियों और आमतौर पर सीजियम अथवा रूबिडियम के उपयोग से संचालित होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो हमसे पूछा है कौन सा कथन परमाणु कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, आपको 140 की ओर 41 की ओर देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी स्वदेशी परमाणु घड़ियां विकसित की है। तो ये भी कथन सत्य है दोस्तों। पहले का कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, दूसरा भी सही है। भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में चुनौती मौजूदा परमाणु ऊर्जा। तो हमको क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक और तीन। इसका आंसर क्या होगा? एक और तीन मेरा सही आंसर होगा। ये आपको तो हम आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? और केवल तीन कथन सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 42 नंबर प्रश्न कर देखें। नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्रिम प्राइम का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। 42 में है, तो इसमें से तो ये बिल्कुल कथन सत्य है दोस्तों। ये बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर 2 नंबर क्यों चलते हैं? यह 4 चरणों वाली कस्तूरबा। तो कथन 1 और 4 सही है, बाकी सब कथन करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 143 की ओर। 143 है। इसमें देखिए, ठीक है, 142 का इसमें हाल ही में भारत के सहित अन्य देशों के वैज्ञानिक ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस उपग्रह का उपग्रह है? ग्रह का उपग्रह है कैलिस्टो, बृहस्पति का उपग्रह है कैलिस्टो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 145 की ओर। हाल ही में भूवैज्ञानिक के अनुसार अफार ट्रायंगल्स के से 5 से 10 मील दूर पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? तो अफार ट्रायंगल के संबंध में क्या सही है? तो इसके संबंध में क्या सही है वो कह रहा है। तो अफार ट्रायंगल में जो है यह अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली में हिस्सा है नहीं, और यह न्यूबियम, सोमाली और अब प्लेटो के अभिसरण पर स्थित है। तो ये सही है। और इसकी सीमा इथोपिया पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अलीबाह ब्लॉक से लगती है। तो ये भी कथन सत्य है। 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 146 नंबर प्रश्न की 146 में देखें। हाल ही में अटलांटिक महासागर से संबंधित 75 साल वर्ष पूर्व से इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार देखें। यदि हम इसे तो जो अटलांटिक संधि हुआ उसको 75 वर्ष पूर्व हुआ, इसके बारे में क्या क्या कथन सत्य है? तो इसको यदि हम देखें तो 75 वर्ष के बारे में, तो नाटो की स्थापना 1948 में की गई थी। क्या नाटो की स्थापना 1948 में की? नहीं दोस्तों, नाटो की स्थापना 1949 में किया गया थी। उत्तरी अटलांटिक का संगठन का गठन 1949 में किया गया था 12 देशों के साथ। ये गलत है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो ये जो है कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके सदस्य हैं। तो 32 देश इसका सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश फिनलैंड है, जबकि ये गलत है दोस्तों। नवीनतम देश फिनलैंड नहीं है। ठीक है, नवीनतम देश स्वीडन है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 2 और 3 मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट बचा हुआ है 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों, हम देखेंगे 147 नंबर प्रश्न की ओर। 147 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो कौन सा बैंक है जो लक्षद्वीप में पहला बैंक खोला है, शाखा खोला है? तो वो HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे जाते हैं दोस्तों। बेलिला या बाय द विंड सेलर के नाम से विख्यात जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है कि कथन है, हाल ही में इस नीले रंग के समुद्र जीवन को भारत के पश्चिम समुद्री तट पर देखा गया है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर देखा गया है। ये कथन गलत है दोस्तों।
ठीक है। और दो कथन देखते हैं हम लोग 48 का, और इसमें दिया गया है यह विश्व की समशीतोष्ण, कथन नंबर 2 में यह हाइड्रोजोआ या हाइड्राइक पॉलिप है। तो ये कथन सही है, हाइड्रोजोआ या हाइड्राइक पॉलिप है। यह विश्व के शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय महासागर में गर्म पानी की सतह पर पाया जाता है। तो ये भी कथन सत्य है। तो केवल दो कथन सत्य है। कितने कथन सही है? तो केवल दो कथन सही है, 2 और 3 सही है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 147 की ओर। 147 में कहा गया सुविधा पोर्टल क्या, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो तो हो गया सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा। तो यदि हम लोग इसे देखें दोस्तों, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य है, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्र, निष्पक्ष और परामर्शदात्री पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है देशों पर विचार करें। इसमें कुछ देश दिए हुए हैं, इसको हम देखें। उपरोक्त कथन है, इसमें से चतुर्थ सुरक्षा क्वाड और दोनों का हिस्सा है। कौन है दोनों का हिस्सा है? उकुश और क्वाड का। तो देखिए इसमें से कौन है जो दोनों का सुरक्षा का हिस्सा है? तो इसमें देखें तो भारत है जो क्वाड में शामिल है। भारत, अमेरिका और जापान जो है क्वाड में, और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन चारों है जो क्वाड में शामिल है। जबकि यहाँ पर हम देखें अकुश योजना है, उसमें अमेरिका शामिल है और यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, एवं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये तीनों का क्या है? ये तीनों का त्रिपक्षीय सम्मेलन है। तो इसमें से दोनों में है कौन शामिल है? दोनों में अमेरिका और जापान। अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में शामिल है। ऑप्शन नंबर कितने है? तो ऑप्शन नंबर 2, केवल दो शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम देखें दोस्तों, तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।